अभी थोड़ी देर में ब्रेक में जाके पी के आऊंगी। हमको गिरना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं पकड़ लिया। हाँ सीधा रख देती हूँ। जुलाई नहीं मैं तो जानती भी नहीं 26 जुलाई चिंता करनी चाहिए ना जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना है ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड तुम ना मुझे फोर्स मत करो कि मैं आगे कुछ कमेंट करूं। तो ये हमारी एसआरए की क्लास है। हाँ करण जी आपने इंग्लिश की क्लास लगानी है तो आप नेक्स्ट कोई दूसरा पोर्टल ज्वाइन करो, पोर्टल नहीं दूसरी क्लास ज्वाइन करो, ठीक है। चलो फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तुम लोग ऑनलाइन क्यों बैठे थे पहले तो मुझे ये बताना। हाँ वो कह रहा तुम्हें मेरा समझ नहीं आता। कौन बोल रहा है? मेरा तो नहीं आता। बताती हूँ उसको। चलो लास्ट लेक्चर में जब भी हुआ था हमने डिस्कस किया था कि इंजंक्शंस हैं दो टाइप की है, टेम्पररी है, परमानेंट है। टेम्पररी को हमने सीपीसी में पढ़ लिया था। कहाँ दिया हुआ है? और क्या बोला जाता है इनको? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। टेम्पररी के कुछ पॉइंट्स कराए थे मैंने। वो बेसिकली वो रूल्स थे जो हम हर जगह अप्लाई करते हैं व्हाइल ग्रांटिंग इंजंक्शन, ठीक है। प्राइमा फेसाई केस इन केस ऑफ टेम्पररी इंजंक्शंस एंड परमानेंट के केस में हम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस देखते हैं। देन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जिसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, ठीक है। जिसकी फेवर में होता है उसको हम मतलब अगर एक पर्सन के लिए कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है उससे तो हम ग्रांट नहीं करेंगे प्लेंटिफ को। अगर डिफेंडेंट को ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम प्लेंटिफ को मना कर देंगे कि हम आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर रहे। एंड देन इज इररिपेयरेबल लॉस एंड इंजरी, ठीक है। ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जो हम ख्याल रखते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो मैं वापस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कौन सी क्लास चाहिए? हाँ ये लोग ना आने नहीं देना चाहते क्योंकि हम ये देखते हैं कि किसको इनकन्वीनियंस नहीं होगी, ठीक है। अगर डिफेंडेंट को इनकन्वीनियंस हो रही है अगर हम इंजंक्शन ग्रांट कर देते हैं तो हम उस केस में नहीं करेंगे। अगर मतलब कि क्योंकि ये इक्विटेबल रिलीफ है, ठीक है, तो हमने दोनों तरफ इक्विटी करनी है। अगर एक पर्सन को उस ऑर्डर के ग्रांट होने से एक्सट्रीम इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम इक्विटी कहती है कि हम वो ग्रांट नहीं करेंगे। तो हम एक्चुअली उसको बोलते हैं रूल ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बट हम इन अ सेंस वो क्या है, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस।
टू आइदर ऑफ द पार्टी, जिसको भी हो रही है उसकी फेवर में आएगा रिजल्ट बेसिकली। ठीक है, अगर प्लेंटिफ को ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम प्लेंटिफ की ऑर्डर में फेवर में ऑर्डर दे देंगे। अगर डिफेंडेंट को इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम प्लेंटिफ को नहीं देंगे। हाँ, कन्वीनियंस इन अ सेंस, वही मैं आपको बोल रही हूँ, हम लिखते ऐसे हैं लेकिन उसका मतलब ये होता है कि इनकन्वीनियंस देखनी है किसको हो रही है या किसको नहीं हो रही है। एंड अगेन टेम्पररी की हम एप्लीकेशन लगाते हैं, परमानेंट के लिए हम सूट फाइल करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक फैक्टर होता है। अब हमने ये पार्ट पढ़ लिया था, आज हम सेक्शन 38 से शुरू करने वाले हैं। परमानेंट परपेचुअल इंजंक्शन वन एंड द सेम थिंग होती है। ठीक है, टेम्पररी इंटरिम वो एक चीज होती है। अब हमने बेसिकली पढ़ना है परपेचुअल इंजंक्शन। हाँ, इंटरिम। जैसे मतलब सीआरपीसी सुना था, आज पढ़ा था, समझ आया था थोड़ा बहुत? क्यों? चार्ज वाले में क्या था समझने वाला? चार्ज वाले में तो कुछ था ही नहीं समझने का। ये था पॉइंट जो समझने वाला था। इंजंक्शंस जो है हमने देख लिया कि दो टाइप की है, टेम्पररी और परपेचुअल। अब जो परमानेंट इंजंक्शन है ना, इसको भी हमने दो पार्ट्स में पढ़ना है। पहला है इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने जब स्टार्ट किया था इंजंक्शंस, या फॉर दैट मैटर एसआरए भी हमने शुरू किया था, हमने ये पढ़ा था कि इंजंक्शंस का जो रिलीफ था वो किस लिए था? इन एंटिसिपेशन। अगर हमें लग रहा है कि एक पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करने वाला है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी मिसचीफ करने वाला है, तो हम क्या करते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं, इंजंक्शन के लिए ऑर्डर ले लेते हैं, या टेम्पररी या परपेचुअल इंजंक्शन के लिए सूट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। पहले कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बोला दो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है डेट ऑफ फॉर्मेशन, और एक होती है डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, डेट ऑफ फॉर्मेशन हो गई जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस दिन फॉर्म हुआ उसी दिन परफॉर्मेंस हो सकता है किसी सब्सिक्वेंट डेट में भी आपकी परफॉर्मेंस हो। तो मतलब यहां पर अगर 1 सितंबर को फॉर्म हुआ है एंड 10 सितंबर को उसकी परफॉर्मेंस है, यहां पर 5 सितंबर को मुझे पता चला कि ये जो ऑपोजिट पार्टी है ये परफॉर्म नहीं करने वाली है कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं क्या ले सकती हूँ? इंजंक्शन ले सकती हूँ। ठीक है, एंड वो किस लिए? कि उसको रेस्ट्रेन करने के लिए कि वो परफॉर्म करे। ठीक है, इससे एक चीज और क्या पता चलती है? सेक्शन 38 ऑफ आईसीए कहता है, क्या कहता है? 37 सॉरी, वो कहते हैं कि हर एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है कि वो अपना पार्ट ऑफ द प्रॉमिस परफॉर्म करे। सेक्शन 37 अगर आप देखो ना तो वो असेंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो हम
मैं एटलीस्ट अपने पढ़ने के टाइम पे उसको बड़ा यूजलेस समझती थी कि क्या ये तो बेसिक सी बात है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने परफॉर्म करना है, बट एक्चुअली वो सेंस है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हम इंजंक्शन ले सकते हैं एंड पर्सन को बोल सकते हैं कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो परफॉर्म करो। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में देखो तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस की डेट से पहले ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर मांग रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती ना, उसमें हम इंजंक्शन भी नहीं ग्रांट करेंगे। लॉजिक क्या है कि अगर ये डेट ऑफ परफॉर्मेंस के टाइम पे ब्रीच करता है और वो वाला केस जो है, सिचुएशन जो है वो सेक्शन 14, 11 टू या 16 में फॉल करती है, तो हम एनीवेज उसकी परफॉर्मेंस करा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं करा सकते तो अगर वो ब्रीच से पहले केस आ गया तो हम कैसे दूसरी पार्टी को बोले कि नहीं तुम परफॉर्म करो, जबकि हम एक्चुअल ब्रीच के टाइम पे उसको परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई केस जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, उसकी इंजंक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये चीज उन्होंने लिखी सेक्शन 38 टू read with section 41 of SRA. हाँ, वो इतना ही था, वो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, मेन तो आप अपना करोगे। समझा तो आई थिंक मैंने उस दिन भी दिया था, उसके नोट्स हमें आज तक SRA में लिखने की जरूरत नहीं है। उसका जो एक क्वेश्चन आता है बोथ SRA और CPC का कॉमन की डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परपेचुअल, वो मैं आपको जरूर लिखवाऊंगी। ठीक है, बट उसके सिवा टेम्पररी के आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा बैच है आपका? ऊपर इंग्लिश की क्लास। तुम्हारा काम मैंने कर दिया। हाँ, उसके आगे तुमने परपेचुअल इंजंक्शन का ये लिखना शुरू करना है जो मैं आगे लिखवाऊंगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। वो कहते हैं कि इंजंक्शन आप तभी ले सकते हो जब आपने एंटिसिपेट कर लिया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का डेट था और आपने परफॉर्म नहीं किया, वो तो आपने एक्चुअल ब्रीच कर दिया, उसके बाद आप इंजंक्शन थोड़ी लोगे, उसने तो वो काम जो नहीं करना था वो नहीं किया ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, इंजंक्शन तो हम लेते हैं कि आपको ये काम करना था ऑन सच डेट और आप नहीं करने का सोच रहे हो, तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएंगे और आपसे वो करवाएंगे। ठीक है, मुझे 5 सितंबर को पता चल गया कि आप परफॉर्म नहीं करने वाले हो कॉन्ट्रैक्ट, मैं 6 को कोर्ट चली गई और मैं आपके लिए इंजंक्शन का ऑर्डर ले आई कि कोर्ट इसको बोलो कि जो कॉन्ट्रैक्ट इसने मेरे साथ किया था वो परफॉर्म करे। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें कब मिलती है? जब एक्चुअल ब्रीच हो गया ना, तब मैं कोर्ट को बोलती हूँ कि हमारी डेट ऑफ परफॉर्मेंस आ गई थी और इन्होंने अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, अब आप इनसे परफॉर्म करवाओ। तो अगर आप देखो तो हमारा बेसिक जो रिजल्ट है वो एंड रिजल्ट यही है कि हमें वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जिस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, उस केस में आप इंजंक्शन भी नहीं दे सकते। रिस्ट्रिक्शंस के लिए कैसे? वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम करेंगे, ये हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं सिर्फ। कैसे? कुछ ना करने को लेकर रिस्ट्रिक्शन देने को लेकर कोई ऐसा काम है? हाँ, तो वो भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट ही नहीं आता। वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट ऐसे नहीं आता
कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूल्स लगते हैं, ठीक है, इन रियलिटी एक्चुअली, कि वो कह रहे हैं कि आपका जो इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए आपने चैप्टर 2 के रूल्स देखने हैं, एंड जहां पर चैप्टर 2 के रूल्स के हिसाब से इंजंक्शन ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, वहां पे आप इंजंक्शन ग्रांट करो। एंड अगेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कुछ करना ही थोड़ी ना होती है, ना करना भी तो हो सकती है, ठीक है, तो वो इंजंक्शन भी कुछ ना करना भी हो सकती है। हाँ, ब्रीच ना करे, ब्रीच ना करे क्या, वही परफॉर्म करे, तो अगर आप ये देखो तो वही सेम चीज ही है कि ब्रीच ना करे एंड ये परफॉर्म करे। इसका एग्जांपल मैं एक बार ही सोचती हूँ और फिर देती हूँ, ठीक है। अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है। क्या, क्यों, किसने कहा? अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आऊं? वो अभी चल रहा है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट, बस उस पे आऊंगी ना जब सेक्शन 28 पे, तब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला एक और चीज, इन्होंने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, अगेन वही वाली बात कि एक पॉजिटिव एक्ट का भी हो सकता है और एक नेगेटिव एक्ट का भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्ट कैसे होता है, कुछ करना, कि मेरा और डिवाइन वालों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं 1 साल यहाँ पे पढ़ाऊंगी, बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली होता है कि आप यहाँ पर जब पढ़ा रहे हो तो आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, ठीक है तरुण जी। मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अगर फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पर ये रूल है कि यहाँ के टीचर्स जो है वो कहीं और नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। वेराज अगर आप देखो ना तो फ्रीलांसिंग करती हैं टीचर्स भी, कि इस एकेडमी में भी पढ़ा रहे हैं फिर उस एकेडमी में भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो बहुत घपला किया है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्ट क्या है कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी, नेगेटिव एक्ट क्या है, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी, कहीं और पे नहीं पढ़ाऊंगी। अब इन्होंने कहा कि अगर हम सेक्शन 38(2) वाला रूल अप्लाई करें तो इस पार्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये सेक्शन 14 में पर्सनल क्वालिफिकेशन में फॉल कर जाता है। फिर उन्होंने कहा सेक्शन 12 का भी रूल अप्लाई होगा कि हम पार्ट परफॉर्मेंस जनरली ग्रांट नहीं करते हैं। फिर उन्होंने बोला फिर हम ये वाले नेगेटिव पार्ट का क्या करें, तो इसके रिलेशन में उन्होंने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों से दोनों से बना होता है एंड वो 12(4) के अंडर सिवेरेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो इसकी परफॉर्मेंस करवा सकते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकते हैं, कि आप मुझे यहाँ पर तो बोल नहीं सकते, इंजंक्शन नहीं दे सकते क्योंकि ये स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं है, बट यहाँ पर जो ये है कि आप कहीं और नहीं पढ़ाओगे, डिवाइन वाले बोलेंगे चलो ठीक है यहाँ पर नहीं पढ़ाना ना, बट जो नेगेटिव पार्ट है कि कहीं और नहीं पढ़ाना, उसके रिलेशन में इंजंक्शन दो, ठीक है। एक बारी फिर से समझे, इसकी शक्ल देखो कैसी बन जाती है, मुझे ऐसा लगता होता नहीं क्या ही बोल दिया मैंने। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो अभी रिसेंटली वो हुआ था ना, हरनाज सिद्धू और उसके बीच में भी वो उपासना शर्मा,
उनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो मूवी में काम किया है शायद उसने, और उसने प्रमोशन नहीं करी। हाँ, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाला था उसने, ठीक है। अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years ये एक्टर है और ये डायरेक्टर है। फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, बाहुबली में ऐसे हुआ था, ठीक है। बाहुबली 3 साल लगे थे उसको बनने में एंड 1 साल उसका पोस्ट प्रोडक्शन में था। तो हाँ ठीक है, हम 4 ही रखते हैं, चलो 5 रखते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ये था कि क्योंकि वो कैरेक्टर चाहिए था, सर्टन फिजिक या जो भी वो जोन चाहिए था, तो उन लोगों ने, जो वो प्रभास वगैरह थे, उन लोगों ने फॉर पीरियड ऑफ 5 years किसी और मूवी में काम नहीं किया, ठीक है। तो वो एक्टर और डायरेक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 5 साल लगेंगे इस पिक्चर को बनने में, 5 साल आपने मेरे साथ ही काम करना है इसी पिक्चर में, एंड आप किसी और पिक्चर में काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं अपनी लुक नहीं रिवील करना चाहता अपने एक्टर्स की, ठीक है। तो अगेन ये भी क्या हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जो एक्टिंग करने वाला था, अगेन वो किस पे बेस्ड था, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे। तो अगर वो मना कर देते तो ये वाला पार्ट तो हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते थे एंड देयरफॉर इंजंक्शन भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो कुछ ना करने वाला पार्ट है, जो क्या था कि आप किसी और मूवी में नहीं करोगे, वो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस नहीं है या कोई भी बार ऑफ चैप्टर 2 नहीं है उस पे, तो मतलब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल है, ठीक है। एंड देयरफॉर हम इंजंक्शन उन पे रोक भी लगा सकते हैं और उनको ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू एक्ट इन एनी अदर मूवी। अब समझ आया? ये सारा बंच है आपका सेक्शन 38, 41A एंड 42 का, ठीक है। एक बार ही देखते हैं। दिस वाज इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, और मैं कुछ थोड़े पर्सनल एग्जांपल्स दूंगी, तुम ये मत सोचना कि ये फिर लड़ने लुड़ने पे आ जाती है, ठीक है। अब मेरा दिमाग चलता ही वैसे है, मैं क्या करूं। एक तो ना ये ना बड़ी प्रॉब्लम है वकीलों में ना, उनको जल्दी बहुत होती है। कहीं जाना है तुमने? चलो फिर जाओ। क्लास लगाने के बाद जाना है या क्लास लगाने से पहले ही जाना है? ये क्लास जल्दी खत्म करवा के जाना है? थोड़ी सी ना मैं भी रीड करवाऊंगी तब लिख लेना। सेक्शन 38 बात करते हैं परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन और रेफर टू बाय दिस चैप्टर। उन्होंने बोला कि वो वाले सारे सेक्शंस और चैप्टर्स को ध्यान में रखना है हमने, और फिर ये चैप्टर पढ़ना है। परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड, अगेन क्योंकि हमने बोला डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, इक्विटेबल रिलीफ है, टू द प्लेंटिफ। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लेंटिफ। टेम्पररी इंजंक्शन का सूट कौन एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है? ठीक है, क्योंकि वो ठीक है, तो मतलब आइदर पार्टी लगा सकती है इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन, जो हमारी 39 ऑर्डर वाली है। पर यहाँ पर उन्होंने बोला यहाँ पर तो सूट होता है, तो सूट कौन करता है, प्लेंटिफ ही करता है। may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor, whether expressly or by implication। और ये obligation कहाँ से हमें पता चलता है? सेक्शन 37 ऑफ ICA। वो कहते हैं हर एक पार्टी की obligation है to perform their part of the contract। फिर उन्होंने बोला जो हमने क्लॉज पढ़ना है, when any such obligation arises from contract, the court shall be guided by the rules of provisions contained in chapter 2 of SRA। और वो chapter 2 क्या है? Specific performance। फिर उन्होंने बोला इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड।
उन्होंने कहा कि अगर ऐसा केस आ रहा है हमारे पास तो हम इंजंक्शन मना कर देंगे, और वो कौन सा केस है? To prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced. ठीक है, कि जहां पर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते वहां पर आप इंजंक्शन भी नहीं दे सकते। ये समझ आया? लिख ले इसको अब। इसका एक्सप्रेस प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है इन रिलेशन टू इंजंक्शंस। तो लेकिन हमने क्योंकि बोला कि हम इंजंक्शंस देते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूल्स भी ध्यान रखेंगे, तो उसमें सेक्शन 12 का रूल भी आता है। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट notwithstanding anything contained in clause E of section 41। क्या मतलब होता है इसका? बोलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका यही मतलब है कि ऊपर जो लिखा हुआ है इस ये वाला सेक्शन उससे सुप्रीम है। ठीक है, where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement express or implied not to do certain act, the circumstance that the court is unable to compel specific performance of affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement। पर उन्होंने कहा उसमें provided प्लेंटिफ ने अपना काम कर लिया हो, अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया हो। अगेन वही वाला प्रिंसिपल है, वन हु कम्स टू द कोर्ट मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। ठीक है, लिखे इसको अब। तुम लोग को ब्रेक कितने बजे चाहिए? ठीक है, पर अभी हमारी कितने बजे शुरू हुई थी? अलग ही चल रहे हो तुम तो। मुझे भी ऐसे ही देखते हैं ये लोग कि पता नहीं क्या ही बोल दिया हो। देखो मैं तो कोशिश करूंगी आज नहीं तो कल तो खत्म करा ही दे। तुम्हारी कोशिश से कुछ नहीं होना, मेरी कोशिश से ही होना है। तुम्हारे को तो मैं बिठा लूंगी। चलो लिखो परमानेंट इंजंक्शंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट या इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखो अंडर सेक्शन 37 1 मिनट हर एक आंसर में अगर हम कैंसिल करते गए ना तो सोचो कितने सारे हो गए। हाँ, कितने क्वेश्चंस होते हैं? 5 × 4 20 क्वेश्चन, 20 मिनट। 20 मिनट मतलब 2 क्वेश्चंस। 1 मिनट नहीं चलता यहाँ पे। अब 1 सेकंड की कैलकुलेशन में कर चाहिए तुमको। लिखो अंडर सेक्शन 37 under section 37 ICA the parties are under a legal obligation to perform their respective promises. Full stop. If any party to the contract is about to commit a breach of his obligation, if any party to the contract is about to commit breach of his obligation, then in such case the other party may apply
may apply for injunction under section 38 subsection for injunction under section 38 subsection 1 of SRA. नेक्स्ट पैरा से लिखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 क्लॉज 2 section 38 subsection 2, the injunction in case of breach of contract shall be subject to the rules and principles of chapter 2 of SRA. Chapter 2 of SRA, which deals with the specific performance of a contract. Full stop. Therefore, first point लिखो, in case of a contract, the injunction cannot be claimed. In case of a contract, injunction cannot be claimed if the contract is already broken. और ब्रैकेट में लिख देना नॉट परफॉर्म्ड. ब्रोकन मतलब परफॉर्म नहीं किया, ब्रैकेट में लिख देना नॉट परफॉर्म्ड. In such case, a suit for specific performance is maintainable and not विधि. ये मेरे लिए था. A suit for specific performance is not maintainable, but is maintainable, but a suit for injunction is not maintainable. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मेंटेनेबल है, इंजंक्शन का मेंटेनेबल नहीं है. ठीक है. इन सच केस जहां पर ऑलरेडी परफॉर्मेंस की डेट पे आपने परफॉर्म नहीं किया, जहां पर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, वहां पर अब आपके पास क्या रेमेडी होती है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, ना कि इंजंक्शन की. ठीक है. कई बार अगर मेरे मुंह से इधर उधर स्लिप हो जाती है तो तुम लोग भी थोड़ा सोच के लिखा करो ना. यही तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड है. In such case, suit for specific performance is maintainable and suit for injunction is not maintainable. ठीक है. Second point, the suit for injunction in case of breach of contract is an equitable remedy which is available. The suit for injunction in case of breach of contract is an equitable remedy which is available only at the discretion of the court. Full stop. However,
This discretion has to be a judicial discretion based on the principles of equity and natural justice. Third point, if the contract is such which cannot be specifically performed, then in order to prevent its breach, the, if the contract is such which cannot be specifically performed, then in order to prevent its breach, the court cannot grant injunction in relation to it. Full stop. Therefore, under section 38 subsection 2, read with section 41 clause E, the contracts which cannot be specifically performed, the injunction in relation to it cannot be specifically granted. अब इसमें लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें लिखो if a contract contains a positive as well as a negative agreement, then in such case, if the positive part cannot be specifically enforced, whether the court can grant injunction in relation to the negative part. ये बेसिकली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, प्रोपोजिशन ही बना के देते हैं. ठीक है.
You are currently the only person in this conference. ट्रेनिंग दी हुई है हमने बच्चों को। मैम कोई है ही नहीं ऑनलाइन में से। कैमरा चल रहा है? कैमरा टेढ़ा भैया। हाँ चलो लिखो नेगेटिव एग्रीमेंट क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 SRA, ये आपका 42 फॉर प्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेते सेक्शन नंबर, बड़ा फेवरेट है उनका। वैसे अगर तुम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लो ना जो मैं तुम्हारे को दे रही हूँ, मैं मतलब 100% गारंटी दे सकती हूँ कि उससे बाहर नहीं आएगा, बट तुम लोगों ने बॉदर ही नहीं किया होगा। अपने आप बनाओ बैठ के, ठीक है। हाँ तुम इसमें भी नहीं कर रहे हो? हाँ, इसमें कौन सा तुम लोग मार्क कर लेते हो? मैं तुम लोग को यही तो कहती हूँ, जो चीज एक्चुअली तुमने करनी है ना वो तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। तुम लोग बस क्या कर रहे हो, क्लासेस लगा रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो। वो एम नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा एम है पेपर क्लियर करना है। तो यहाँ पे भी पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं, कौन सा वो कुछ और खेलने के लिए बुला रहे हैं? ये तो तुम लोगों की मेंटालिटी है, ये तो तुम लोगों ने बस। क्यों आ रहे हैं? तो तुम्हारे पास ऑनलाइन एक्सेस है यार, ये तो बहाने हैं बस। तुम इस टाइम एक टीचर से बात कर रहे हो। ज्यादा ना बोला करो, अभी होने दो इंटरव्यू जरा, पहले कम स्ट्रेस है।
सारे ही हैं वो तो, ठीक है। ये कौन करता है? उसको बोल तो फ्री में भी पढ़ाएगा ना, हम तब भी नहीं आएंगे तेरे पास। चलो लिखो। उसका तो मतलब यही है कि उसने तो सिर्फ वो, ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। मतलब तुम ये सोचो कि क्या बंदे में कैपेबिलिटी होगी ना बातों में फंसाने की, कि जहां पर आप लोग पढ़ा भी नहीं रहे हो वहां पर आप दूसरे बंदे को यकीन दिला रहे हो कि मैं तुम्हें जज बना के भेजूंगा। कौन सा कॉलेज है? बस उसके साथ तो उसकी सेटिंग है, एक वो आर्यंस के साथ है, एक ये यूनिवर्सल के साथ है, और एक और कौन सा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पहुंचा हुआ था वो, उसकी कोचिंग देने के लिए, जुडिशरी की कोचिंग देने के लिए, पर हुआ नहीं, बनी नहीं बात। उसके बाद उन्होंने किसको हायर किया था, वो रेजिलियंस वाले ना, जो मतलब अनिल खन्ना सर के वाइफ जो थे, वो करवा रहे हैं वहां पे। चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 SRA, notwithstanding anything contained in section 41E, the court can grant injunction in relation to the negative part of the agreement. Of the agreement. चलो, ये जो है ये वो वाला पार्ट था जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं 38(3), जो की बात करता है प्रॉपर्टी की, इंजंक्शन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी। When the defendant invades or threatens to invade, the plaintiff's right You are to currently the only or person in this enjoyment of conference. property, the court may grant perpetual injunction in the following cases. तो उन्होंने बोला पहली कंडीशन तो है कि जो डिफेंडेंट है वो इन्वेड कर चुका है आपकी प्रॉपर्टी का राइट, या आपको धमकी दे रहा है कि वो करेगा, इन्फ्रिंज करेगा आपका राइट टू प्रॉपर्टी, right to enjoyment of property. When the defendant is trustee of the property for the plaintiff, ये वाला हम दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। When there exists no standard for ascertaining the actual damage caused, where the invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief, and last क्या है, where the injunction is necessary to prevent multiplicity of suits. अब पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पहले बोला उन्होंने कि ट्रस्ट था, ट्रस्ट की क्रिएशन हुई थी एंड कुछ पावर्स दी गई थी ट्रस्टी को। तो उन्होंने बोला कि जब वो डिफेंडेंट जो है वो ट्रस्टी था और उसने क्या किया है, एक्सीड कर ली है अपनी पावर, तभी उसने थ्रेटन किया या इन्वेड किया, ठीक है। उस केस में उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेंटिफ स्यू कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन। इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, मंदिर वाला ट्रस्ट था, ठीक है,
मंदिर के ट्रस्ट के लिए उसको क्या किया हुआ था कि वो बिल्डिंग भी मेंटेन करके रखनी है, मंदिर भी मेंटेन करके रखना है, एंड प्लस जो एक उन्होंने भंडारे वाला वो एरिया बनाया हुआ था वहां पर आपने रेगुलरली वो कराना है। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, जो ट्रस्टी था, वो उस बिल्डिंग को या तो वो करने की कोशिश कर रहा है, एक पोर्शन तोड़ के कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेस ऑफ पावर में काम कर रहा है, जो पावर उसको नहीं दी गई उसके लिए वो काम कर रहा है। एंड यहाँ पर उसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, एज अ ट्रस्टी का है। कौन सी क्लास? नहीं, जुलाई वाला बैच है ना, इंग्लिश की क्लास लग रही है आपकी। बहुत बच्चे आ गए यार। और छोटा इसलिए हो गया क्योंकि तुम लोग आते नहीं हो, मतलब जो रेगुलर है वो तो है ही है, बट अदरवाइज हाँ। तो यहाँ पर उन्होंने बोला जहां पर ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर एक्ट कर रहा है, वहां पर जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, जो बेनिफिशियरी है वो कर सकता है इंजंक्शन के लिए स्यू। ठीक है। Next, when there exists no standard for ascertaining actual damage, या where invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief. तो अब यहाँ पर आएगा मेरा पर्सनल एग्जाम्पल। ठीक है। एक जगह मैंने किसी का वो इन्वेड किया है और एक जगह मेरा इन्वेड हुआ है। ठीक है। तो ये है हमारा घर। ठीक है। और साथ वाला जो है, पहले जो ये वाला मतलब इसमें बिल्डिंग बनी हुई थी पहले, वो ऐसे बनी हुई थी बीच में बिल्कुल, और उन्होंने चारों तरफ से खुला छोड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये तोड़ के अब उन्होंने इसके दो पार्ट कर दिए, मतलब ये ऐसे ही लगाओ। अब इन्होंने इसके दो पार्ट कर दिए, एक छोटा वाला पार्ट और एक उन्होंने बड़ा वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है उन्होंने ये सेल कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बना दी दीवार हमारी दीवार के साथ, और ये ऊंची उठा दी। अब हमारा घर ऐसे बना हुआ है, हमारा भी यहाँ पे खाली एरिया था। अब यहाँ जो हमारा इजमेंट्री राइट था वो क्या था, हवा, पानी, धूप, ठीक है, लाइट का। इनकी ये वॉल इरेक्ट करने से हमारा वो धूप वगैरह बंद हो गई है। लाइट तो जो नॉर्मल आ रही है बट धूप नहीं आती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, मेरा जो इजमेंट्री राइट है इन रिलेशन टू माय प्रॉपर्टी वो इन्वेड किया गया है, और मैंने तो कहा था केस करके रुकवा दो दीवार, पर फिर मेरे घर वाले आ जाते, किस किस से लड़ेगी, छोड़ दे किसी को। तो उन्होंने नहीं किया, बट यहाँ पर मेरा राइट, मतलब मेरा क्या, हमारा राइट बनता था इजमेंट्री राइट, एंड हम इंजंक्शन ले सकते थे। ठीक है। किस बात की इतनी हंसी आ रही है? धूप नहीं आ रही है। बस मेरे घर वालों को ऐसे ही लगता है कि इसको ज्यादा लॉ, मतलब ये एक्चुअली सबके साथ होता है, विद टाइम तुम लोगों के साथ भी होगा, जब तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारे ये राइट्स है घर वालों की वजह से। ठीक है। नहीं तो आधी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। क्यों नहीं है? सही इज सही, सही होना इज सही। अब मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड जो है इसमें होता अगर मैं केस करके इंजंक्शन लेती। ये जरूरी थोड़ी है हमेशा चुप रह के पीस ऑफ माइंड होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। हाँ, तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मुझे करना है। ठीक है, बट मुझे करने नहीं दिया गया। ठीक है। अब ना अब मैं एक मिनट, ये दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने किसी और का राइट इन्फ्रिंज किया है, उनको पता नहीं है ना, यही तो मुश्किल है। अब जो ये मेरा घर है ना, हम ना यहाँ पे ये वाला दूसरा घर है, और इस तरफ ना हमने स्टोर रूम बनवाया है। ठीक है। और यहाँ पे भी घर है,
और ये वाला जो वॉल है, इससे उनका धूप लाइट सब रुक रहा है ठीक है। और अगेन जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो उनके घर में भी डिस्टरबेंस वगैरह वो सब हो रही थी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा ये बेचारों को पता नहीं है, नहीं तो पहले तो इंजंक्शन यही लेते हैं हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इंजंक्शन ले सकते थे, बट क्योंकि उनको पता नहीं है तो उन्होंने ली नहीं। एंड अगेन कई चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं ठीक है। तो ये है आपका जो सेकंड पार्ट है। अब यहां पर हमने क्यों पढ़ा, अब उन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉस्ट एंड सच इन्वेजन अगर होती है तो कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ। अब मुझे है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मेरे को धूप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब अगर वो वॉल कंस्ट्रक्ट हो गई, मैं धूप कहाँ सेकूंगी, छत नहीं है हमारे पास हमारे को वहीं पे धूप आती है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे लॉस होएगा मेरी हेल्थ को, मेरी बोन्स को, दैट कैन नॉट बी असर्टेड इन मॉनेटरी कंपनसेशन, ठीक है। एंड वो कन्वर्टेबल भी नहीं है, मतलब वो रिवर्स भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कोर्ट मुझे इंजंक्शन दे देगी, ठीक है, क्लियर है। आगे है वेयर इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेटलमेंट कर लेते हैं एंड हम कह देते हैं कि इंजंक्शन ऑर्डर पास किए जाएं कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई भी केस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर जैसे एक प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द केस, ठीक है, हम सेल तो वैसे ही नहीं कर सकते, वो लिस्ट पेंडेंस लग जाता है। अगर कोई और ट्रांजैक्शन, कोई और वो भी करना है कि मुझे उसमें रेनोवेशन करनी है, मुझे उसमें बेसमेंट बनानी है, उस प्रॉपर्टी से डील करने के राइट को आपका भी कैंसिल कर दिया जाता है, स्टेटस क्यों मेंटेन कर दिया जाता है, उस पर्पस के लिए भी इंजंक्शन दी जाती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के रिलेशन में 38(3) है जो बात करता है इंजंक्शंस की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रेक के बाद वो होगा हमारा सेक्शन 41। आज हम सेक्शन 41 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारी मैंडेटरी इंजंक्शंस रह जाएंगी। पूछो। कौन सी वाली? हाँ, ट्रस्टी ने एक्सेस ऑफ पावर, वो स्पेसिफिक उसके लिए वो कह रहे हैं नहीं। हाँ, जाओ और फिर अच्छे से खा पी के आना। हाँ, आपने नहीं खाना, लाइन लगा के नहीं, आधा घंटा 2:15 होते हैं। मैं भी थोड़ी देर में ब्रेक में जाके पी के आऊंगी। हमको गिरना चाहिए। दूसरा बोल रहे हैं पकड़ लिया। हाँ, सीधा रख देती हूँ। हाँ, 26 जुलाई। नहीं, मैं तो जानती भी नहीं, 26 जुलाई लेकर चिंता करनी चाहिए ना। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तुम ना मुझे फोर्स मत करो कि मैं आगे कुछ कमेंट करूं। तो ये हमारी एसआरए की क्लास है।
हाँ करण जी, आपने इंग्लिश की क्लास लगानी है तो आप नेक्स्ट कोई दूसरा पोर्टल ज्वाइन करो, पोर्टल नहीं दूसरी क्लास ज्वाइन करो, ठीक है? चलो फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तुम लोग ऑनलाइन क्यों बैठे थे पहले तो मुझे ये बताना। हाँ वो कह रहा तुम्हें मेरा समझ नहीं आता। मेरा तो नहीं आता। बताती हूँ उसको। चलो, लास्ट लेक्चर में जब भी हुआ था हमने डिस्कस किया था कि इंजंक्शंस हैं, दो टाइप की है, टेम्पररी है, परमानेंट है। टेम्पररी को हमने सीपीसी में पढ़ लिया था, कहाँ दिया हुआ है? और क्या बोला जाता है इनको? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। टेम्पररी के कुछ पॉइंट्स कराए थे मैंने, वो बेसिकली वो रूल्स थे जो हम हर जगह अप्लाई करते हैं व्हाइल ग्रांटिंग इंजंक्शन, ठीक है। प्राइमा फेसाई केस इन केस ऑफ टेम्पररी इंजंक्शंस एंड परमानेंट के केस में हम ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस देखते हैं। देन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, जिसको हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस, ठीक है। जिसकी फेवर में होता है उसको हम मतलब अगर एक पर्सन के लिए कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो रही है उससे तो हम ग्रांट नहीं करेंगे प्लेंटिफ को। अगर डिफेंडेंट को ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम प्लेंटिफ को मना कर देंगे कि हम आपको इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर रहे। एंड देन इज इररिपेयरेबल लॉस एंड इंजरी, ठीक है। ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जो हम ख्याल रखते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा थे वो मैं वापस डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कौन सी क्लास चाहिए? हाँ, ये लोग ना आने नहीं देना चाहते क्योंकि हम ये देखते हैं कि किसको इनकन्वीनियंस नहीं होगी, ठीक है। अगर डिफेंडेंट को इनकन्वीनियंस हो रही है, अगर हम इंजंक्शन ग्रांट कर देते हैं तो हम उस केस में नहीं करेंगे। अगर मतलब कि क्योंकि ये इक्विटेबल रिलीफ है, ठीक है, तो हमने दोनों तरफ इक्विटी करनी है। अगर एक पर्सन को उस ऑर्डर के ग्रांट होने से एक्सट्रीम इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम इक्विटी कहती है कि हम वो ग्रांट नहीं करेंगे। तो हम एक्चुअली उसको बोलते हैं रूल ऑफ बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बट हम इन सेंस वो क्या है, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस टू आइदर ऑफ द पार्टी। जिसको भी हो रही है उसकी फेवर में आएगा रिजल्ट बेसिकली, ठीक है। अगर प्लेंटिफ को ज्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम प्लेंटिफ की ऑर्डर में फेवर में ऑर्डर दे देंगे। अगर डिफेंडेंट को इनकन्वीनियंस हो रही है तो हम प्लेंटिफ को नहीं देंगे। हाँ, कन्वीनियंस इन अ सेंस वही मैं आपको बोल रही हूँ, हम लिखते ऐसे हैं लेकिन उसका मतलब ये होता है कि इनकन्वीनियंस देखनी है किसको हो रही है या किसको नहीं हो रही है। एंड अगेन टेम्पररी की हम एप्लीकेशन लगाते हैं, परमानेंट के लिए हम सूट फाइल करते हैं, ठीक है। तो वो भी एक फैक्टर होता है। अब हमने ये पार्ट पढ़ लिया था, आज हम सेक्शन 38 से शुरू करने वाले हैं। परमानेंट परपेचुअल इंजंक्शन वन एंड द सेम थिंग होती है, ठीक है। टेम्पररी इंटरिम वो एक चीज होती है। अब हमने बेसिकली पढ़ना है परपेचुअल इंजंक्शन, हाँ, इंटरिम।
जैसे मतलब सीआरपीसी सुना था, आज पढ़ा था, समझ आया था थोड़ा बहुत? क्यों? चार्ज वाले में क्या था समझने वाला? चार्ज वाले में तो कुछ था ही नहीं समझने का। ये था पॉइंट जो समझने वाला था। इंजंक्शंस जो है हमने देख लिया कि दो टाइप की है, टेम्पररी और परपेचुअल। अब जो परमानेंट इंजंक्शन है ना, इसको भी हमने दो पार्ट्स में पढ़ना है। पहला है इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमने जब स्टार्ट किया था इंजंक्शंस, या फॉर दैट मैटर एसआरए भी हमने शुरू किया था, हमने ये पढ़ा था कि इंजंक्शंस का जो रिलीफ था वो किस लिए था? इन एंटिसिपेशन। अगर हमें लग रहा है कि एक पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करने वाला है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी मिसचीफ करने वाला है, तो हम क्या करते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं, इंजंक्शन के लिए ऑर्डर ले लेते हैं, या टेम्पररी या परपेचुअल इंजंक्शन के लिए सूट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। पहले कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने बोला दो डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होती है डेट ऑफ फॉर्मेशन, और एक होती है डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, डेट ऑफ फॉर्मेशन हो गई जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस दिन फॉर्म हुआ उसी दिन परफॉर्मेंस हो सकता है किसी सब्सिक्वेंट डेट में भी आपकी परफॉर्मेंस हो। तो मतलब यहां पर अगर 1 सितंबर को फॉर्म हुआ है एंड 10 सितंबर को उसकी परफॉर्मेंस है, यहां पर 5 सितंबर को मुझे पता चला कि ये जो ऑपोजिट पार्टी है ये परफॉर्म नहीं करने वाली है कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं क्या ले सकती हूँ? इंजंक्शन ले सकती हूँ। ठीक है, एंड वो किस लिए? कि उसको रेस्ट्रेन करने के लिए कि वो परफॉर्म करे। ठीक है, इससे एक चीज और क्या पता चलती है? सेक्शन 38 ऑफ आईसीए कहता है, क्या कहता है? 37 सॉरी, वो कहते हैं कि हर एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है कि वो अपना पार्ट ऑफ द प्रॉमिस परफॉर्म करे। सेक्शन 37 अगर आप देखो ना, तो वो असेंस है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जो मैं एटलीस्ट अपने पढ़ने के टाइम पे उसको बड़ा यूजलेस समझती थी कि क्या ये तो बेसिक सी बात है कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसने परफॉर्म करना है, बट एक्चुअली वो असेंस है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि हम इंजंक्शन ले सकते हैं एंड पर्सन को बोल सकते हैं कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो परफॉर्म करो। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में देखो तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? परफॉर्मेंस की डेट से पहले ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर मांग रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती ना, उसमें हम इंजंक्शन भी नहीं ग्रांट करेंगे। लॉजिक क्या है? कि अगर ये डेट ऑफ परफॉर्मेंस के टाइम पे ब्रीच करता है, और वो वाला केस जो है, सिचुएशन जो है वो सेक्शन 14, 11 2 या 16 में फॉल करती है, तो हम एनीवेज उसकी परफॉर्मेंस करा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, तो अगर वो ब्रीच से पहले केस आ गया तो हम कैसे दूसरी पार्टी को बोले कि नहीं तुम परफॉर्म करो, जबकि हम एक्चुअल ब्रीच के टाइम पे उसको परफॉर्मेंस नहीं करा सकते। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई केस जिसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, उसकी इंजंक्शन भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और ये चीज उन्होंने लिखी
section 38 to read with section 41 of SRA. हाँ, वो इतना ही था, वो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, मेन तो आप अपना करोगे। समझा तो आई थिंक मैंने उस दिन भी दिया था, उसके नोट्स हमें आज तक SRA में लिखने की जरूरत नहीं है। उसका जो एक क्वेश्चन आता है बोथ SRA और CPC का कॉमन की डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी एंड परपेचुअल, वो मैं आपको जरूर लिखवाऊंगी, ठीक है। बट उसके सिवा टेम्पररी के आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कौन सा बैच है आपका? ऊपर इंग्लिश की क्लास। तुम्हारा काम मैंने कर दिया। हाँ, उसके आगे तुमने परपेचुअल इंजंक्शन का ये लिखना शुरू करना है जो मैं आगे लिखवाऊंगी, ठीक है। मैं बताती हूँ। वो कहते हैं कि इंजंक्शन आप तभी ले सकते हो जब आपने एंटिसिपेट कर लिया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का डेट था और आपने परफॉर्म नहीं किया, वो तो आपने एक्चुअल ब्रीच कर दिया, उसके बाद आप इंजंक्शन थोड़ी लोगे, उसने तो वो काम जो नहीं करना था वो नहीं किया ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। इंजंक्शन तो हम लेते हैं कि आपको ये काम करना था ऑन सच डेट और आप नहीं करने का सोच रहे हो, तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएंगे और आपसे वो करवाएंगे, ठीक है। मुझे 5 सितंबर को पता चल गया कि आप परफॉर्म नहीं करने वाले हो कॉन्ट्रैक्ट, मैं 6 को कोर्ट चली गई और मैं आपके लिए इंजंक्शन का ऑर्डर ले आई कि कोर्ट इसको बोलो कि जो कॉन्ट्रैक्ट इसने मेरे साथ किया था वो परफॉर्म करे, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें कब मिलती है? जब एक्चुअल ब्रीच हो गया ना, तब मैं कोर्ट को बोलती हूँ कि हमारी डेट ऑफ परफॉर्मेंस आ गई थी और इन्होंने अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, अब आप इनसे परफॉर्म करवाओ। तो अगर आप देखो तो हमारा बेसिक जो रिजल्ट है वो एंड रिजल्ट यही है कि हमें वही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जिस केस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, उस केस में आप इंजंक्शन भी नहीं दे सकते। रिस्ट्रिक्शंस के लिए कैसे? वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम करेंगे, ये हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कर रहे हैं सिर्फ। कैसे? कुछ ना करने को लेकर रिस्ट्रिक्शन देने को लेकर आप इंजंक्शन की कोई ऐसा काम करें। हाँ, तो वो भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट ही नहीं आता। वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाला पॉइंट ऐसे नहीं आता कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूल्स लगते हैं, ठीक है। इन रियलिटी एक्चुअली कि वो कह रहे हैं कि आपका जो इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए आपने चैप्टर 2 के रूल्स देखने हैं, एंड जहां पर चैप्टर 2 के रूल्स के हिसाब से इंजंक्शन ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, वहां पे आप इंजंक्शन ग्रांट करो। एंड अगेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी कुछ करना ही थोड़ी ना होती है, ना करना भी तो हो सकती है, ठीक है। तो वो इंजंक्शन भी कुछ ना करना भी हो सकती है। हाँ, ब्रीच ना करे, ब्रीच ना करे क्या वही परफॉर्म करे, तो अगर आप ये देखो तो वही सेम चीज ही है कि ब्रीच ना करे एंड ये परफॉर्म करे। इसका एग्जांपल मैं एक बार ही सोचती हूँ और फिर देती हूँ, ठीक है। अभी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है। क्या? क्यों? किसने कहा? अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर आऊं? वो अभी चल रहा है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट, बस उस पे आऊंगी ना जब सेक्शन 28 पे, तब बात करेंगे उसके बारे में।
ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बोला एक और चीज, इन्होंने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, अगेन वही वाली बात कि एक पॉजिटिव एक्ट का भी हो सकता है और एक नेगेटिव एक्ट का भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्ट कैसे होता है? कुछ करना, कि मेरा और डिवाइन वालों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं 1 साल यहाँ पे पढ़ाऊंगी, बस उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली होता है कि आप यहाँ पर जब पढ़ा रहे हो तो आप कहीं और नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, ठीक है तरुण जी, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन अगर फॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पर ये रूल है कि यहाँ के टीचर्स जो है वो कहीं और नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, वेराज अगर आप देखो ना तो फ्रीलांसिंग करती हैं टीचर्स भी, कि इस एकेडमी में भी पढ़ा रहे हैं फिर उस एकेडमी में भी पढ़ा रहे हैं। हाँ, उन्होंने तो बहुत घपला किया है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्ट क्या है कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी, नेगेटिव एक्ट क्या है, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगी, कहीं और पे नहीं पढ़ाऊंगी। अब इन्होंने कहा कि अगर हम सेक्शन 38(2) वाला रूल अप्लाई करें तो इस पार्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये सेक्शन 14 में पर्सनल क्वालिफिकेशन में फॉल कर जाता है। फिर उन्होंने कहा सेक्शन 12 का भी रूल अप्लाई होगा कि हम पार्ट परफॉर्मेंस जनरली ग्रांट नहीं करते हैं। फिर उन्होंने बोला फिर हम ये वाले नेगेटिव पार्ट का क्या करें, तो इसके रिलेशन में उन्होंने बोला कि एक कॉन्ट्रैक्ट जब पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों से दोनों से बना होता है एंड वो 12(4) के अंडर सिवेरेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसकी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती तो इसकी परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकते हैं कि आप मुझे यहाँ पर तो बोल नहीं सकते, इंजंक्शन नहीं दे सकते क्योंकि ये स्पेसिफिकली परफॉर्मेबल नहीं है, बट यहाँ पर जो ये है कि आप कहीं और नहीं पढ़ाओगे, डिवाइन वाले बोलेंगे चलो ठीक है यहाँ पर नहीं पढ़ाना ना, बट जो नेगेटिव पार्ट है कि कहीं और नहीं पढ़ाना, उसके रिलेशन में इंजंक्शन दो। ठीक है, एक बारी फिर से समझे, इसकी शक्ल देखो कैसी बन जाती है, मुझे ऐसा लगता होता नहीं क्या ही बोल दिया मैंने। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो अभी रिसेंटली वो हुआ था ना, हरनाज सिद्धू और उसके बीच में भी, वो उपासना शर्मा, उनके बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि वो मूवी में काम किया है शायद उसने, और उसने प्रमोशन नहीं करी। हाँ, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाला था उसने। ठीक है, अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये जो है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years ये एक्टर है और ये डायरेक्टर है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। बाहुबली में ऐसे हुआ था। ठीक है, बाहुबली 3 साल लगे थे उसको बनने में एंड 1 साल उसका पोस्ट प्रोडक्शन में था। तो हाँ ठीक है, हम 4 ही रखते हैं, चलो 5 रखते हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ये था कि क्योंकि वो कैरेक्टर चाहिए था, सर्टन फिजिक या जो भी वो जोन चाहिए था, तो उन लोगों ने, जो वो प्रभास वगैरह थे, उन लोगों ने फॉर पीरियड ऑफ 5 years किसी और मूवी में काम नहीं किया। ठीक है, तो वो एक्टर और डायरेक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 5 साल लगेंगे इस पिक्चर को बनने में, 5 साल आपने मेरे साथ ही काम करना है इसी पिक्चर में, एंड आप किसी और पिक्चर में काम नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अपनी लुक नहीं रिवील करना चाहता अपने एक्टर्स की। ठीक है, तो अगेन ये भी क्या हुआ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव।
अब जो एक्टिंग करने वाला था अगेन वो किस पे बेस था, पर्सनल क्वालिफिकेशन पे। तो अगर वो मना कर देते तो ये वाला पार्ट तो हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करवा सकते थे एंड देयरफॉर इंजंक्शन भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि जो नेगेटिव पार्ट है, जो कुछ ना करने वाला पार्ट है, जो क्या था कि आप किसी और मूवी में नहीं करोगे, वो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस नहीं है या कोई भी बार ऑफ चैप्टर 2 नहीं है उस पे, तो मतलब उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल है, ठीक है। एंड देयरफॉर हम इंजंक्शन उन पे रोक भी लगा सकते हैं और उनको ये कह सकते हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू एक्ट इन एनी अदर मूवी। अब समझ आया? ये सारा बंच है आपका सेक्शन 38, 41A एंड 42 का, ठीक है। एक बार ही देखते हैं। दिस वाज इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे और मैं कुछ थोड़े पर्सनल एग्जांपल्स दूंगी, तुम ये मत सोचना कि ये फिर लड़ने लुड़ने पे आ जाती है, ठीक है। अब मेरा दिमाग चलता ही वैसे है, मैं क्या करूं? एक तो ना ये ना बड़ी प्रॉब्लम है वकीलों में ना, उनको जल्दी बहुत होती है। कहीं जाना है तुमने? चलो फिर जाओ। क्लास लगाने के बाद जाना है या क्लास लगाने से पहले ही जाना है? ये क्लास जल्दी खत्म करवा के जाना है? थोड़ी सी ना मैं भी रीड करवाऊंगी तब लिख लेना। सेक्शन 38 बात करते हैं परपेचुअल इंजंक्शन व्हेन ग्रांटेड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन और रेफर टू बाय दिस चैप्टर। उन्होंने बोला कि वो वाले सारे सेक्शंस और चैप्टर्स को ध्यान में रखना है हमने और फिर ये चैप्टर पढ़ना है। परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड अगेन, क्योंकि हमने बोला डिस्क्रिशनरी रिलीफ है, इक्विटेबल रिलीफ है, टू द प्लेंटिफ। अब यहाँ पर ये क्या है, प्लेंटिफ। टेम्पररी इंजंक्शन का सूट कौन एप्लीकेशन कौन कौन लगा सकता है? ठीक है, क्योंकि वो ठीक है, तो मतलब आइदर पार्टी लगा सकती है इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन जो हमारी 39 ऑर्डर वाली है। पर यहाँ पर उन्होंने बोला यहाँ पर तो सूट होता है, तो सूट कौन करता है? प्लेंटिफ ही करता है। may be granted to the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor whether expressly or by implication। और ये ऑब्लिगेशन कहाँ से हमें पता चलता है? सेक्शन 37 ऑफ ICA। वो कहते हैं हर एक पार्टी की ऑब्लिगेशन है टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर उन्होंने बोला जो हमने क्लॉज पढ़ना है, when any such obligation arises from contract the court shall be guided by the rules of provisions contained in chapter 2 of SRA। और वो chapter 2 क्या है? Specific performance। फिर उन्होंने बोला इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा केस आ रहा है हमारे पास तो हम इंजंक्शन मना कर देंगे। और वो कौन सा केस है? To prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced। ठीक है, कि जहां पर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते वहां पर आप इंजंक्शन भी नहीं दे सकते। ये समझ आया? लिख ले इसको अब। इसका एक्सप्रेस प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है इन रिलेशन टू इंजंक्शंस। तो लेकिन हमने क्योंकि बोला कि हम इंजंक्शंस देते हुए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रूल्स भी ध्यान रखेंगे, तो उसमें सेक्शन 12 का रूल भी आता है। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट notwithstanding anything contained in clause E of section 41। क्या मतलब होता है इसका? बोलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका यही मतलब है कि ऊपर जो लिखा हुआ है इस ये वाला सेक्शन उससे सुप्रीम है, ठीक है।
where a contract comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement expressed or implied not to do certain act, the circumstance that the court is unable to compel specific performance of affirmative agreement shall not preclude it from granting an injunction to perform the negative agreement. पर उन्होंने कहा उसमें provided प्लेंटिफ ने अपना काम कर लिया हो, अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लिया हो. अगेन वही वाला प्रिंसिपल है, वन हु कम्स टू द कोर्ट मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स. ठीक है, लिखे इसको. अब तुम लोग को ब्रेक कितने बजे चाहिए? ठीक है, पर अभी हमारी कितने बजे शुरू हुई थी? अलग ही चल रहे हो तुम तो. मुझे भी ऐसे ही देखते हैं ये लोग कि पता नहीं क्या ही बोल दिया हो. देखो मैं तो कोशिश करूंगी आज नहीं तो कल तो खत्म करा ही दे. तुम्हारी कोशिश से कुछ नहीं होना, मेरी कोशिश से ही होना है. तुम्हारे को तो मैं बिठा लूंगी. चलो लिखो परमानेंट इंजंक्शंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट या इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें लिखो अंडर सेक्शन 37 1 मिनट हर एक आंसर में अगर हम कैंसिल करते गए ना तो सोचो कितने सारे हो गए. हाँ, कितने क्वेश्चंस होते हैं? 5 × 4 20 क्वेश्चन, 20 मिनट. 20 मिनट मतलब 2 क्वेश्चंस. 1 मिनट नहीं चलता यहाँ पे. अब 1 सेकंड की कैलकुलेशन में कर चाहिए तुमको. लिखो अंडर सेक्शन 37 ICA the parties are under a legal obligation to perform their respective promises. Full stop. If any party to the contract is about to commit a breach of his obligation, if any party to the contract is about to commit breach of his obligation, then in such case the other party may apply for injunction under section 38 subsection for injunction under section 38 subsection 1 of SRA. नेक्स्ट पैरा से लिखना अकॉर्डिंग टू सेक्शन 38 क्लॉज 2 section 38 subsection 2 the injunction in case of breach of contract shall be subject to the rules and principles of chapter 2 of SRA. Chapter 2 of SRA which deals with
which deals with the specific performance of a contract. Full stop. Therefore, first point लिखो. In case of a contract, the injunction cannot be claimed. In case of a contract, injunction cannot be claimed if the contract is already broken. और ब्रैकेट में लिख देना नॉट परफॉर्म्ड. ब्रोकन मतलब परफॉर्म नहीं किया, ब्रैकेट में लिख देना नॉट परफॉर्म्ड. In such case, a suit for specific performance is maintainable. And not विधि ये मेरे लिए था. A suit for specific performance is not maintainable, but is maintainable, but a suit for injunction is not maintainable. Is maintainable and not. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मेंटेनेबल है, इंजंक्शन का मेंटेनेबल नहीं है. ठीक है. इन सच केस जहां पर ऑलरेडी परफॉर्मेंस की डेट पे आपने परफॉर्म नहीं किया, जहां पर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, वहां पर अब आपके पास क्या रेमेडी होती है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, ना कि इंजंक्शन की. ठीक है. कई बार अगर मेरे मुंह से इधर उधर स्लिप हो जाती है तो तुम लोग भी थोड़ा सोच के लिखा करो ना. यही तो तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड है. In such case, suit for specific performance is maintainable and suit for injunction is not maintainable. ठीक है. Second point, the suit for injunction in case of breach of contract is an equitable remedy. Is an equitable remedy which is available. The suit for injunction in case of breach of contract is an equitable remedy which is available only at the discretion of the court. Full stop. However, this discretion has to be a judicial discretion based on the principles of equity and natural justice. Third point, if the contract is such which cannot be specifically performed, then in order to prevent its breach, if the contract is such which cannot be specifically performed,
then in order to prevent its breach, the court cannot grant injunction in relation to it. Full stop. Therefore, under section 38 subsection 2, section 38 subsection 2, read with section 41 clause E, the contracts which cannot be specifically performed, comma, the injunction in relation to it cannot be specifically granted. Cannot be specifically granted. अब इसमें लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें लिखो if a contract contains a positive as well as a negative agreement, then in such case, if the positive part cannot be specifically enforced, whether the court can grant injunction in relation to the negative part. ये बेसिकली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, प्रोपोजिशन ही बना के देते हैं. ठीक है. You are currently the only person in this conference.
क्यों लिया हमने बच्चों को? मैम कोई है ही नहीं ऑनलाइन में से। कैमरा चल रहा है? कैमरा टेढ़ा भैया। हाँ चलो लिखो नेगेटिव एग्रीमेंट क्वेश्चन मार्क। आंसर लिखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 SRA, ये आपका 42 फॉर प्री भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा पूछ लेते सेक्शन नंबर, बड़ा फेवरेट है उनका। वैसे अगर तुम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बना लो ना जो मैं तुम्हारे को दे रही हूँ, मैं मतलब 100% गारंटी दे सकती हूँ कि उससे बाहर नहीं आएगा, बट तुम लोगों ने बॉदर ही नहीं किया होगा। अपने आप बनाओ बैठ के, ठीक है? हाँ, तुम इसमें भी नहीं कर रहे हो? हाँ, इसमें कौन सा तुम लोग मार्क कर लेते हो? मैं तुम लोग को यही तो कहती हूँ, जो चीज एक्चुअली तुमने करनी है ना वो तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। तुम लोग बस क्या कर रहे हो, क्लासेस लगा रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो। वो एम नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा एम है पेपर क्लियर करना है। तो यहाँ पे भी पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं, कौन सा वो कुछ और खेलने के लिए बुला रहे हैं? ये तो तुम लोगों की मेंटालिटी है, ये तो तुम लोगों ने बस। क्यों आ रहे हैं? तो तुम्हारे पास ऑनलाइन एक्सेस है यार, ये तो बहाने हैं बस। तुम इस टाइम एक टीचर से बात कर रहे हो। ज्यादा ना बोला करो, अभी होने दो इंटरव्यू जरा, पहले कम स्ट्रेस है। सारे ही हैं वो तो, ठीक है। ये कौन करता है? उसको बोल तो फ्री में भी पढ़ाएगा ना, हम तब भी नहीं आएंगे तेरे पास। चलो लिखो। उसका तो मतलब यही है कि उसने तो सिर्फ वो, ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन। मतलब तुम ये सोचो कि क्या बंदे में कैपेबिलिटी होगी ना बातों में फंसाने की, कि जहां पर आप लोग पढ़ा भी नहीं रहे हो वहां पर आप दूसरे बंदे को यकीन दिला रहे हो कि मैं तुम्हें जज बना के भेजूंगा। कौन सा कॉलेज है? बस उसके साथ तो उसकी सेटिंग है, एक वो आर्यंस के साथ है, एक ये यूनिवर्सल के साथ है, और एक और कौन सा था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पहुंचा हुआ था वो, उसकी कोचिंग देने के लिए, जुडिशरी की कोचिंग देने के लिए, पर हुआ नहीं, बनी नहीं बात। उसके बाद उन्होंने किसको हायर किया था, वो रेजिलियंस वाले ना, जो मतलब अनिल खन्ना सर के वाइफ जो थे, वो करवा रहे हैं वहां पे। चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 SRA, notwithstanding anything contained in section 41E, the court can grant injunction in relation to
the negative part of the agreement. Of the agreement. चलो, ये जो है ये वो वाला पार्ट था जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं. अब हम कर रहे हैं 38(3) जो कि बात करता है प्रॉपर्टी की. इंजंक्शन इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी. When the defendant invades or threatens to invade, when the defendant invades or threatens to invade the plaintiff's right You are to currently the only or person in this enjoyment of conference. property, the court may grant perpetual injunction in the following cases. तो उन्होंने बोला पहली कंडीशन तो है कि जो डिफेंडेंट है वो इन्वेड कर चुका है आपकी प्रॉपर्टी का राइट या आपको धमकी दे रहा है कि वो करेगा, इन्फ्रिंज करेगा आपका राइट टू प्रॉपर्टी, right to enjoyment of property. When the defendant is trustee of the property for the plaintiff, ये वाला हम दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं. When there exists no standard for ascertaining the actual damage caused, where the invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief, and last क्या है, where the injunction is necessary to prevent multiplicity of suits. अब पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड. ठीक है. अब यहाँ पे पहले बोला उन्होंने कि ट्रस्ट था, ट्रस्ट की क्रिएशन हुई थी एंड कुछ पावर्स दी गई थी ट्रस्टी को. तो उन्होंने बोला कि जब वो डिफेंडेंट जो है वो ट्रस्टी था और उसने क्या किया है, एक्सीड कर ली है अपनी पावर, तभी उसने थ्रेटन किया या इन्वेड किया. ठीक है. उस केस में उन्होंने बोला कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लेंटिफ स्यू कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ परपेचुअल इंजंक्शन. इसको एग्जांपल से लेते हैं. मंदिर वाला ट्रस्ट था. ठीक है. मंदिर के ट्रस्ट के लिए उसको क्या किया हुआ था कि वो बिल्डिंग भी मेंटेन करके रखनी है, मंदिर भी मेंटेन करके रखना है, एंड प्लस जो एक उन्होंने भंडारे वाला वो एरिया बनाया हुआ था वहां पर आपने रेगुलरली वो कराना है. अब वो पर्सन क्या कर रहा है, जो ट्रस्टी था, वो उस बिल्डिंग को या तो वो करने की कोशिश कर रहा है, एक पोर्शन तोड़ के कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा है. तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेस ऑफ पावर में काम कर रहा है. जो पावर उसको नहीं दी गई उसके लिए वो काम कर रहा है. एंड यहाँ पर उसका जो कैरेक्टर है वो क्या है, एज अ ट्रस्टी का है. कौन सी क्लास? नहीं, जुलाई वाला बैच है ना, इंग्लिश की क्लास लग रही है आपकी. बहुत बच्चे आ गए यार. और छोटा इसलिए हो गया क्योंकि तुम लोग आते नहीं हो. मतलब जो रेगुलर है वो तो है ही है, बट अदरवाइज हाँ. तो यहाँ पर उन्होंने बोला जहां पर ट्रस्टी इन एक्सेस ऑफ हिज पावर एक्ट कर रहा है, वहां पर जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, जो बेनिफिशियरी है वो कर सकता है इंजंक्शन के लिए स्यू. ठीक है. नेक्स्ट, when there exists no standard for ascertaining actual damage, या where invasion is such that compensation in money would not afford adequate relief. तो अब यहाँ पर आएगा मेरा पर्सनल एग्जाम्पल. ठीक है. एक जगह मैंने किसी का वो इन्वेड किया है और एक जगह मेरा इन्वेड हुआ है. ठीक है.
तो ये है हमारा घर, ठीक है। और साथ वाला जो है, पहले जो ये वाला मतलब इसमें बिल्डिंग बनी हुई थी पहले, वो ऐसे बनी हुई थी बीच में बिल्कुल, और उन्होंने चारों तरफ से खुला छोड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये तोड़ के अब उन्होंने इसके 2 पार्ट कर दिए, मतलब ये ऐसे ही लगाओ। अब इन्होंने इसके 2 पार्ट कर दिए, एक छोटा वाला पार्ट और एक उन्होंने बड़ा वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है उन्होंने ये सेल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बना दी दीवार हमारी दीवार के साथ, और ये ऊंची उठा दी। अब हमारा घर ऐसे बना हुआ है, हमारा भी यहाँ पे खाली एरिया था। अब यहाँ जो हमारा इजमेंट्री राइट था वो क्या था, हवा, पानी, धूप, ठीक है, लाइट का। इनकी ये वॉल इरेक्ट करने से हमारा वो धूप वगैरह बंद हो गई है। लाइट तो जो नॉर्मल आ रही है बट धूप नहीं आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या हुआ है, मेरा जो इजमेंट्री राइट है इन रिलेशन टू माय प्रॉपर्टी वो इन्वेड किया गया है। और मैंने तो कहा था केस करके रुकवा दो दीवार, पर फिर मेरे घर वाले आ जाते, किससे लड़ेगी, छोड़ दे किसी को, तो उन्होंने नहीं किया। बट यहाँ पर मेरा राइट, मतलब मेरा क्या, हमारा राइट बनता था इजमेंट्री राइट, एंड हम इंजंक्शन ले सकते थे, ठीक है। किस बात की इतनी हंसी आ रही है? धूप नहीं आ रही है। बस मेरे घर वालों को ऐसे ही लगता है कि इसको ज्यादा लॉ, मतलब ये एक्चुअली सबके साथ होता है, विद टाइम तुम लोगों के साथ भी होगा, जब तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारे ये राइट्स है घर वालों की वजह से, ठीक है। नहीं तो आधी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। क्यों नहीं है? सही इज सही, सही होना इज सही। अब मुझे मेरा पीस ऑफ माइंड जो है इसमें होता अगर मैं केस करके इंजंक्शन लेती। ये जरूरी थोड़ी है हमेशा चुप रह के पीस ऑफ माइंड होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, हाँ। तुम्हें नहीं करना तो मत करो, मुझे करना है ठीक है, बट मुझे करने नहीं दिया गया, ठीक है। अब ना अब मैं एक मिनट, ये दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने किसी और का राइट इन्फ्रिंज किया है, उनको पता नहीं है ना, यही तो मुश्किल है। अब जो ये मेरा घर है ना, हम ना यहाँ पे ये वाला दूसरा घर है, और इस तरफ ना हमने स्टोर रूम बनवाया है, ठीक है। और यहाँ पे भी घर है, और ये वाला जो वॉल है इससे उनका धूप, लाइट सब रुक रहा है ठीक है। और अगेन जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो उनके घर में भी डिस्टरबेंस वगैरह वो सब हो रही थी, ठीक है। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कहा ये बेचारों को पता नहीं है, नहीं तो पहले तो इंजंक्शन यही लेते हमारे लिए ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इंजंक्शन ले सकते थे, बट क्योंकि उनको पता नहीं है तो उन्होंने ली नहीं। एंड अगेन कई चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं ठीक है। तो ये है आपका जो सेकंड पार्ट है। अब यहां पर हमने क्यों पढ़ा, अब उन्होंने बोला देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असर्टनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉस्ट एंड सच इन्वेजन अगर होती है तो कॉम्पनसेशन इन मनी वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ। अब मुझे है विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मेरे को धूप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब अगर वो वॉल कंस्ट्रक्ट हो गई, मैं धूप कहाँ सेकूंगी? छत नहीं है हमारे पास हमारे को वहीं पे धूप आती है, मेरे घुटनों में दर्द है, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे लॉस होएगा मेरी हेल्थ को, मेरी बोन्स को, दैट कैन नॉट बी असर्टेड इन मॉनेटरी कंपनसेशन, ठीक है। एंड वो कन्वर्टेबल भी नहीं है, मतलब वो रिवर्स भी नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर कोर्ट मुझे इंजंक्शन दे देगी, ठीक है। क्लियर है? आगे है वेयर इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेटलमेंट कर लेते हैं एंड हम कह देते हैं कि इंजंक्शन ऑर्डर पास किए जाएं कि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कोई भी केस नहीं किया जाएगा, ठीक है।
अगर जैसे एक प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है ऑफ द केस, ठीक है, हम सेल तो वैसे ही नहीं कर सकते, वो लिस्ट पेंडेंस लग जाता है। अगर कोई और ट्रांजेक्शन, कोई और वो भी करना है कि मुझे उसमें रेनोवेशन करनी है, मुझे उसमें बेसमेंट बनानी है, उस प्रॉपर्टी से डील करने के राइट को आपका भी कैंसिल कर दिया जाता है, स्टेटस क्यों मेंटेन कर दिया जाता है, उस पर्पस के लिए भी इंजंक्शन दी जाती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के रिलेशन में 38(3) है जो बात करता है इंजंक्शंस की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्रेक के बाद, वो होगा हमारा सेक्शन 41। आज हम सेक्शन 41 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, फिर हमारी मैंडेटरी इंजंक्शंस रह जाएंगी। पूछो। कौन सी वाली? हाँ, ट्रस्टी ने एक्सेस ऑफ पावर, वो स्पेसिफिक उसके लिए वो कह रहे हैं नहीं। हाँ, जाओ और फिर अच्छे से खा पी के आना। हाँ, आपने नहीं खाना, गाइड लगा के